चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट रिलेशन का यूज़ होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पुली सिस्टम है। अब देखो कि कैसे कंस्ट्रेंट रिलेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा इजी तरीके से इसको यूज़ करने वाले हैं हम लोग। जनरली हम लोग लेंथ को कांस्टेंट करके और कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालते हैं। मतलब कंस्ट्रेंट रिलेशन इज़ बेसिकली रिलेशन बिटवीन मोशन पैरामीटर्स, मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे इस केस में तो अगर हम लोग यहाँ पे मासेस देखना चाहें यहाँ पे, तो एम ए, लेट्स से वैल्यू ऑफ एम ए इज़ इक्वल टू 2m, वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी, मास ऑफ ब्लॉक बी इज़ इक्वल टू m। ठीक है, ऐसा हमने एजम्पशन ले लिया कि मासेस इनका 2m और m है। तो अगर हम लोग यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके इनका इक्वेशंस लिखना चाहे तो क्या बोल सकते हैं? ब्लॉक बी पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से होंगे? एक टेंशन टी एक्ट कर रहा है और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम ये बोल सकते हैं कि दैट इज़ MBG एक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे टेंशन टी हुआ तो यहाँ पे टेंशन भी टी ही होगा क्योंकि सेम थ्रेड है। ठीक है, तो इन दोनों टेंशन को अगर हम लोग टी बोल रहे हैं तो ये वाला टेंशन कितना हो जाएगा? दैट विल बी 2T। एंड व्हाट अबाउट दिस टेंशन? दैट इज़ ऑल्सो 2T। अगर ए का हम इक्वेशन यहाँ पे लिखने लग गए तो क्या लिख सकते हैं? ब्लॉक ए पे 3T ओवरऑल टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट कर रहा है विच इज़ MAG। ठीक है, तो सबसे पहले इनको इस क्वेश्चन में हम लोग एक्सेलरेशन का डायरेक्शन को रैंडमली अज्यूम कर लें। ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, हमें रैंडमली अज्यूम करना है। ठीक है, इसीलिए इसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एजम्पशन कुछ भी हो सकता है किसी का भी। हमने ऐसा मान लिया कि ए जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विद एक्सेलरेशन A1 और बी जो है वो एक्सेलरेशन उसका A2 है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये हमारा एजम्पशन है। तो अब अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके इन ब्लॉक्स के इक्वेशन लिखने लग गए तो क्या लिख सकते हैं? ब्लॉक ए के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि वेट ऑफ ए इज़ मोर देन द अपवर्ड फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन दैट ब्लॉक। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि MAG -3T इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन MAA। एक्सेलरेशन कितना उसका? A1 है। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज MA का वैल्यू कितना है? 2mg -3T इज इक्वल टू 2mA1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब चलो दूसरे ब्लॉक का इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो दूसरे ब्लॉक को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो MB का वैल्यू कितना है यहाँ पे? दैट इज़ इक्वल टू स्मॉल m। ठीक है, तो अब हम इसका अगर इक्वेशन लिखने लग गए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमने ऊपर एज्यूम किया है। इसका मतलब हम ये ऐसा मान रहे हैं कि टेंशन फोर्स का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू वेट ऑफ ब्लॉक बी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? T माइनस MBG, ये हमारा नेट फोर्स हो गया बॉडी के ऊपर। दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच? MB इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विच इज़ A2। तो अब अगर MB की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं हम यहाँ पे तो क्या आ जाएगा ये वैल्यू? T माइनस MG इज़ इक्वल टू MA2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बट यहाँ पे देखें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके हमारे पास बस 2 इक्वेशंस आया अभी तक, जिसमें कि 3 अननोन्स है। कौन कौन से अननोन्स हो गए यहाँ पे? अगर हम अननोन की बात करें यहाँ पे तो T एक अननोन है हमारा, A1 एक अननोन हो गया और A2 एक अननोन हो गया। ठीक है, 3 अननोन्स आर देयर बट वी हैव ओनली 3 इक्वेशंस। तो तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? जब तक आप तीसरा इक्वेशन नहीं लाओगे तब तक इसका सॉल्यूशन तो मिल नहीं पाएगा हमें। तो उसके लिए हम कंस्टेंट रिलेशन का यूज़ करते हैं। तो कंस्टेंट रिलेशन जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेंथ को कांस्टेंट करके हम लोग कंस्टेंट रिलेशन निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगा इसमें, वो मान के। बट वो काफ़ी लेंदी वे होता है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ईजी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो एक प्रिंसिपल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि अगर इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया जाए, मतलब ये जो हमारा पुली सिस्टम है इसको अगर हम पूरे को एक सिस्टम मान लें, इफ़ दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ सिस्टम, तो टेंशन क्या हो जाएगा? इंटरनल फोर्स हो जाएगा। सो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन ऑल द ब्लॉक्स इज इक्वल टू 0। हम ऐसा मान लेंगे यहाँ पे। तो टेंशन फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है ए और बी पे वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन
ऑल द ब्लॉक्स इज इक्वल टू 0। ये प्रिंसिपल हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर dt टाइम इंटरवल में हम इसको ऑब्जर्व करें, इनके मोशन को, dt मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि a और b का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बहुत छोटा सा ही होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विल बी वेरी वेरी स्मॉल, b का भी बहुत छोटा ही होगा। तो अगर इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्क डन लिखने लग गए तो क्या बोल सकते हैं, a के ऊपर टोटल टेंशन फोर्स 3t एक्ट कर रहा है, बट वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और उसका एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होना है, क्योंकि इनिशियली तो सिस्टम रेस्ट पे था। तो इसका मतलब ये हो गया कि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा a के लिए, दैट विल बी 180 डिग्री। तो इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन होना चाहिए वो। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, -3t, टोटल टेंशन 3t है, मल्टीप्लाइड बाई dx1 मैंने मान लिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए इन dt टाइम इंटरवल। उसी तरह से ब्लॉक बी के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टेंशन सेम डायरेक्शन में हो गया। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तब अगर वर्क डन बाय टेंशन कैलकुलेट करते हैं बी पे, सो दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करके देख लो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस टी dx1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0। तो t तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, बचता है क्या हमारे पास, ये dx2 है, सॉरी यहाँ पे, सॉरी दिस हैज़ टू बी dx1 एंड दिस हैज़ टू बी dx2, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन a1 a2 माना है। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशनशिप क्या मिल गया हमें, a2 इज इक्वल टू 3a1। ठीक है, ये एक रिलेशन मिल गया। सो नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स। नाउ बाई कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2, a1 यहाँ से और a2 यहाँ से, इन दोनों को इवेलुएट करके हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा उससे। ठीक है, तो ये एक आसान सा तरीका हो गया कंस्ट्रेंट रिलेशन को डिराइव करने का। तो याद रखना है हमेशा कि मल्टीपल पुली सिस्टम में कंस्ट्रेंट रिलेशन का ज़रूरत पड़ता है हमें, और कंस्ट्रेंट रिलेशन का ज़रूरत तो पड़ेगा, और उसको डिराइव करने के लिए हम लोग लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट करते हैं जनरली, बट विल बी यूजिंग, इफ़ वी यूज़ दिस प्रिंसिपल देन विल बी एबल टू डिराइव द कंस्ट्रेंट रिलेशन इन एन ईजियर वे। ठीक है, उसको बहुत ही आसान तरीके से डिराइव कर सकते हैं हम लोग। फिर इसकी और भी एप्लीकेशंस मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू।